तो हम बात करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब अपने को मालूम ही है क्या होता है, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड। तो ये लगभग लगभग कैसा कलरलेस या वेरी पेल ब्लू टाइप का लिक्विड है। H2O2 ये लिक्विड है। ठीक है ना। देखो इस टाइप से H2O2 आप देख रहे हैं, या तो कलरलेस टाइप का हल्का सा ब्लू कलर का ये लिक्विड होता है। H2O2 बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा विस्कस भी है वाटर से। क्यों विस्कस का मतलब बहुत गाढ़ा है, क्यों? क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप हैं। दो H ग्रुप होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। ये दो OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट 272.4 है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ओहो काफी ज्यादा है। पानी के साथ किसी भी रेशो मिक्स होकर के हाइड्रेट फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है ना। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट आपको कोई टेबल लर्न नहीं करनी है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए एक्स्ट्रापोलेटेड 423 केल्विन, वाटर से लगभग लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। ठीक है। वेपर प्रेशर सीधी सी बात है कम हो जाएगा अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो। डेंसिटी 1.64 वाटर से हैवी है। ठीक है। वाटर की 1 लेते हैं, 1 से कम ही होती है वाटर की। और विस्कोसिटी सेंटीफॉइजम 1.25 होती है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ये आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, ना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लर्न करना। बस इतना ध्यान रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर से कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कभी मेरी कभी तेरी वाला काम हो गया है। छोटा सा क्वेश्चन, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इसको किस नाम से जानते हैं? 10 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम? 100 भी याद आया? लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, 100 वॉल्यूम। देखो ये रहा लास्ट लेक्चर। यस नो? यस हाँ सर। सर। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O2? 272.4 केल्विन। करेक्ट 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 272.4। वेरी गुड। स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। H2O2 हैज ए ओपन बुक शेप। ठीक है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर जिसमें पोलर बॉन्ड भी है, नॉन पोलर बॉन्ड भी है। देखो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? जहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। और डिफरेंस इन सर इलेक्ट्रो, याद आ गया ना? हाँ सर। तो इसे हम कहते हैं बच्चों नॉन पोलर बॉन्ड। देखो भाई, तो इसलिए मैंने बोला था वो चैप्टर देखो बेसिक्स है। अब शायद आपको अच्छी तरह से भरोसा हो गया होगा, हाँ सर। है ना। शुरू हाँ में भले ही सर। नहीं हो रहा हो कि यार सर बोल रहे हैं, लेकिन ये चीजें भाई मेरा क्या है, घड़ी साबुन जैसा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल भी लंबे समय तक करें तभी विश्वास हो जमता है। पहले दिन में मेरे ऊपर हाँ कोई सर। भरोसा नहीं करता है, टाइम लगता है। तो देखो लंबे रिश्ते टिकने होते हैं ना तो लंबा समय भी लेते बनने में। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारा? पोलर बॉन्ड है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है हमारा? नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर। ठीक है। तो अब इसमें देखिए ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर। देखो ओपन बुक क्या दोनों प्लेन में है क्या? पूरा 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, 90 के एंगल पर नहीं है। ये जो एंगल 90 के एंगल पर नहीं, तो ये जो एंगल है वो आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। ये एंगल देखो 111.5, 90 से ज्यादा। एग्जैक्ट वो एंगल ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, थोड़ा सा वो ऐसा ज्यादा झुका हुआ है। और 180 पर भी नहीं झुका हुआ, थोड़ा सा ऐसा, इसलिए वो एक ही प्लेन में एंगल नहीं होते। तो ये डाइहेड्रल एंगल कहलाता है, जो बाहर का एंगल है। तो H2O2 का लिक्विड फेज में अलग एंगल होता है, सॉलिड फेज में अलग एंगल होता है। तो वो अब आपको बच्चों ध्यान रखना है, सॉलिड फेज में जो बाहर वाला एंगल है कम हो जाता है, अंदर वाला बढ़ जाता है। जबकि लिक्विड फेज में क्या था? उल्टा है, बाहर वाला ज्यादा है, अंदर वाला
कम है। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों में प्लेनर ही रहेगा। बॉन्ड लेंथ यहाँ 145.8 है या 147.5 है। दूसरी वाली OH बॉन्ड 98.8 है या 95.0 है। बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई है। अगर OH की बॉन्ड लेंथ जहां बढ़ गई है तो O की बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, O की बढ़ गई है तो OH की कम है, OH की कम है। इस तरीके से इसमें चेंजेस हैं। डाइहेड्रल एंगल का मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा, जो बाहर वाला यहाँ पर एंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब H2O2, अब देखो फिर से टर्म आ गई, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको समझ में आओगे दोनों की तरह कैसे बिहेव कर सकता है यार। H2O2 की -1 स्टेट है तो ऑक्सीजन की मिनिमम -2 हो सकती है, मैक्सिमम +2 हो सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में अगर होती है तो विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ मीडिया, अल्कलाइन एंड एसिडिक मीडिया, राइट। Yes, sir. तो जब इंटरमीडिएट स्टेट में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो H2O2 अगर वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है तो H2O2 में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? H2O में चेंज होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो O2 में चेंज होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ देखो, H2O2 इसमें चेंज हुआ, H2O में। ऑक्सीजन की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो इसका खुद का तो रिडक्शन हुआ, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन H2O2 अगर O2 में कन्वर्ट हुआ है तो यह -1 है 0, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन तो विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब हमें इन्हीं चीजों को देखना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या होती है? देखिए कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो बच्चों ध्यान दें। हम डायरेक्ट इतनी लंबी चौड़ी जो रिएक्शन से हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि इसकी रिएक्शन इससे हुई और डायरेक्ट ही बन गया, ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब हमारा मॉड्यूल ओपन करो आप, है किसी के पास मॉड्यूल? हाँ सर। ठीक है, तो उस मॉड्यूल में बच्चों आपने देखा होगा कि H2O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2O में प्लस O। कब? जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक रिएक्शन तो हो गई, ये रिएक्शन हमने लर्न कर ली, हो गई लर्न? यस नो? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या याद रखें? पीवीएस को PbSO4 में कन्वर्ट करता है, तो पीवीएस को PbSO4 में कन्वर्ट करता है। हो यहाँ तो 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 4 O एक्स्ट्रा ले लो, जितने O यहाँ है उतनी O यहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करो, देखो रिएक्शन बन गई, PbS प्लस 4H2O 2 फॉर्म PbSO4 प्लस 4H2O बन गई। हाँ सर। मजा आ गया? Yes, sir. दूसरी देखिए, H2O2 को फेरस को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो रिएक्शन लिखी है इसको देखो, बहुत सिंपल वे में अपन इससे कैसे खेलने वाले हैं। पहली रिएक्शन है मालूम ही, पहली रिएक्शन क्या है? H2O2 रिएक्ट टू फॉर्म H2O प्लस O। ओके, दूसरी फेरस, जैसे फेरस सल्फेट ले लूं मैं, फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करता है? फेरिक सल्फेट में। अब यहाँ बताइए, आयरन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ सल्फेट 2 है, तो साथ में मैंने क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब बचे हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये जो O है ना, वो भी लेना पड़ेगा हमें, वो तो लेना ही, वो तो हटाना है वो। तो साथ में क्या बन गया? H2O। अब एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2FeSO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4 टू फॉर्म Fe2SO4
फुल थ्राइस प्लस एक वाटर यहाँ बना, एक वाटर यहाँ बना, प्लस दो वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। हाँ सर। पहली स्टेप तो सभी में वही, H2O2 से H2O प्लस O बना। दूसरी स्टेप, हाँ बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 Mn+4 में। क्या इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखें किसको किस में कन्वर्ट करता है। देखो हमने क्या क्या अभी तैयार किया है, PbS को किस में कन्वर्ट करता है, PbSO4 में कन्वर्ट करता है। फेरस को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक में। Mn+2 को Mn+4 में, राइट? यस सर। क्लियर? ये दोनों हमने किस में देखी थी, एसिडिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी फेरस को फेरिक में, इवन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई। अब आते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन पर। तो मॉड्यूल में रिएक्शन ज्यादा है, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे कंप्लीट करने के बाद। तो रिड्यूसिंग एक्शन में H2O2 रिड्यूसेस परमैंगनेट आयन इनटू मैंगनस आयन। ये वाली रिएक्शन डी ब्लॉक में है कि ये MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अभी तो डायरेक्ट रिएक्शन है, कल हम देखेंगे लास्ट में इसमें इसकी जो रिएक्शन आई कैसे कैसे लिखना है, इसको साथ में 5O2 कैसे लिखना है उसकी हम बात करेंगे, है ना? हाँ हाँ सर। सर। ऐसे ही हाइपोक्लोरस एसिड को किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जितनी एनसीईआरटी वाली है वो भी तुम्हें याद अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, H2O2 से हाइपोब्रोमस एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में आयोडीन को आयोडाइड में, आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करता है। परमैंगनेट आयन को मैंगनस डाइऑक्साइड में MnO2 में कन्वर्ट करता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, वो हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल ऑफ H2O2 इन गैस फेज, बताइए। 111.5 डिग्री। 5D। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। H2O2 act H, बोथ। बोथ। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ H2O2। H2O2 मालूम है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, जैसे लाइट इसके ऊपर गिरती है, इसलिए इसको डार्क बॉटल में रखते हैं। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, वाटर और ऑक्सीजन में। तो इसके अलावा उसमें अगर अल्कली मेटल वगैरह प्रेजेंट हो, गिलास कंटेनर में रखा हो, तो और जल्दी जल्दी डिकम्पोज होता है। इसलिए उसको स्टोर करने के लिए गिलास के ऊपर उसकी बैग्स की कोटिंग कर देते हैं, तो फिर नहीं होता। या उसमें कोई स्टेबिलाईजर मिला देते हैं। स्टेबिलाईजर क्या है, जो H2O2 को डिकम्पोज होने से रोके, टूटने से रोके, जो रिएक्शन को इनहिबिट कर दे, वो स्टेबिलाईजर यहाँ पर है। तो इसको एक तो डस्ट वगैरह से दूर रखिए, नहीं तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकती है। और दूसरा, इसमें ग्लास बॉटल में मत रखिए। और भी इसके हैं, वो हम मॉड्यूल में देखेंगे। H2O2 का यूज डेली लाइफ में हेयर ब्लीच की तरह भी यूज करते हैं, देखो बिफोर और आफ्टर। लेकिन प्रकृति के साथ, प्रकृति की जो संरचना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के सामने लिखा हुआ था, यहाँ प्रकृति की बनाई हुई संरचना से
छेड़छाड़ की जाती है, समझ गए हाँ सर। ऋषिका? हाँ सर। तो ब्यूटी पार्लर में ही तो होता है, प्रकृति की बनाई हुई रचना से छेड़खानी की जाती है। हाँ सर। तो माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम इसका यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी जो जर्म्स को किल करता है। देखो बिफोर और आफ्टर, तो ऐसा मत करना कि H2O2 ले आए और दांतों को साफ कर लिया, पता लगा दांत ही नहीं रहे। दांत ही नहीं रहते, ऐसे कुछ अपने आप से मत करना। एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है 30% H2O2। एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या है? कलर्ड मटेरियल को कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसको कलरलेस करने के लिए टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। ऑयल और फैट्स, ऑयल इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग मतलब जो कलरिंग मटेरियल है उसको डीकलराइज करना, इम्प्योरिटी को डीकलराइज करना। केमिकल मैन्युफैक्चर करने में जैसे सोडियम परबोरेट, परकार्बोनेट, केमिकल में तो ठीक है। देखिए सोडियम परबोरेट कितना अच्छा दिख रहा है यार, और सोडियम परकार्बोनेट कितना मस्त लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है ना घर में रख लो। हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। हाई क्वालिटी तो महंगा होगा फिर। इसका यूज हाइड्रोक्विनोन के सिंथेसिस में भी होता है। टार्ट्रिक एसिड और कुछ फूड प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेफेलोस्पोरिन, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल यानी ग्रीन केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल में भी, डोमेस्टिक लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर उसके ट्रीटमेंट में, साइनाइड के ऑक्सीडेशन में, एरोबिक कंडीशन के रिस्टोरेशन में भी किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें देखिए H2O2 का यूज हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री मालूम है, ग्रीन हाउस वाली, या फिर एनवायरमेंटल से रिलेटेड केमिस्ट्री यानी ग्रीन केमिस्ट्री हो गई। कुल मिलाकर के नेचर को नेचर के हिसाब से ही लेके चलना, वो ग्रीन केमिस्ट्री हो गई। एक सिंपल वर्ड में हम बात करें तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना। Which chemical substances is used as a stabilizer while storing H2O2? Phosphoric acid, sulfuric acid, यूरिया, none of the above। चलिए यहाँ मैंने आपको बताया नहीं था बेटा, यूरिया का यूज करते हैं, वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। ओके, मॉड्यूल में आप इसको पढ़िएगा। सर मॉड्यूल में तो बताया था। अच्छा, यूरिया का कहाँ बताया? इसमें नहीं था, इसमें मैं अपडेट नहीं करना सर भूल गया। बताया। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो यूरिया का, अच्छा H2O2 डिकम्पोज स्लोली, राइट। तो अल्कली प्रेजेंट कहाँ यूज करते? यूरिया कैन बी यूज्ड एज ए स्टेबिलाइजर। करेक्ट, ध्यान नहीं था। तो उसमें से भी आपको रिवाइज करना है। H2O2 is used as hair bleach, mild disinfectant, antiseptic, all of the above। ऑल ऑफ द अबव। और लाइक अच्छा, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक फर्क क्या है? एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल हम हाथ में लगा लेते हैं। डिटॉल से आप घर का फर्श वगैरह भी, पोछा भी लगा सकते हो डिटॉल से। लेकिन अगर आप हार्पिक बाथरूम में यूज करते हैं तो हार्पिक, अगर आपको चोट लग जाए तो हार्पिक आप अपने हाथ में नहीं लगा सकते। तो डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या? जो नॉन लिविंग सरफेस है उन पर यूज कर सकते हैं। और एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट को हम लिविंग सरफेस पर यूज नहीं कर सकते, ये जो लिविंग टिश्यूज है इन पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक को आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो आप जब आप हॉस्पिटल जाते तो अजीब सी स्मेल नहीं आती है यार? हर हॉस्पिटल में हाँ एक ही जैसी स्मेल आती है, लगता है, देखा नहीं देखा, एक जैसी स्मेल आती है। हाँ काय की आती है हाँ मालूम? सर। आयोडोफोम एंटीसेप्टिक की स्मेल आती है। वो आयोडोफोम से साफ करते हैं ना उसको, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, उसकी स्मेल आती है। कितनी गंदी स्मेल आती है कि ऐसा लगता है कि हम भी बीमार हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो एक अलग सी बेकार सी फीलिंग आती है, कहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो हेयर ब्लीच में, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट में, और पर हाइड्रोल के फॉर्म में भी एंटीसेप्टिक के उसमें हम इसको
सेल करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों? हाँ सर।